हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और ये विज्ञान का लेक्चर नंबर 4 होगा, जो कि एमपी पुलिस 2021 के लिए हम जो सीरीज़ चला रहे हैं उसका लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, अभी तक हम टोटल 3 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं और हर लेक्चर में हम टोटल 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और इन 30 क्वेश्चन के साथ हम कम से कम हर एक क्वेश्चन की 5 से 6 डिटेल बताते हैं। मतलब आपको हर इस एक लेक्चर में कम से कम 150 क्वेश्चन आपके कवर होते हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन 6वीं से लेकर 10वीं तक की जो एनसीईआरटी की बुक है साइंस की, वहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, मतलब एक भी इधर उधर के क्वेश्चन नहीं है, सारे के सारे एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं जो कि पेपर में आने की संभावना 99% होती है, क्योंकि अब जो भी पेपर बनता है उसमें सबका सब एनसीईआरटी बेस ही क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप इसे अंत तक लगाते हो तो आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेगी और हर एक क्वेश्चन का मैं इतना डिटेल बता दूंगा कि आपने अगर पढ़ रखा होगा तो आपका एक रिवीजन भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ये लेक्चर का सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा कि गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया जाता है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध दर्शाया जाता है। तो गति का दूसरा समीकरण क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना, तो एस बराबर से क्या होता है ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है गति का दूसरा समीकरण। तो गति का दूसरा समीकरण यहाँ s दिख रहा है तो s को हम बोल देंगे स्थान। ठीक है, किसी मतलब एक निश्चित दूरी को रिप्रेजेंट करता है और t से क्या आ जाएगा, समय। तो हम ये बोल सकते हैं गति का दूसरा समीकरण स्थान और समय के बीच में संबंध बताता है। और गति का दूसरा समीकरण भी आपको याद रखना है कि s बराबर से ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर है। तो s क्या है यहाँ पर, तो विस्थापन है, चली गई दूरी है। u है यहाँ पर प्रारंभिक वेग, t क्या है समय और a क्या है त्वरण है। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछ लेता कि जो गति का प्रथम समीकरण है वह किसके भी संबंध बताता है, तो वेग और समय के बीच संबंध बताता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होता। कब, जब गति का प्रथम समीकरण किसके भी संबंध बताता पूछता होता तब। पर हमसे पूछा है कि दूसरा समीकरण किसके भी संबंध बताता है, तो स्थान और समय के, इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 92, क्योंकि हम इससे पहले के जो लेक्चर थे उनमें हम 30 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और ये लेक्चर नंबर 4 है, इसलिए यहाँ पर ये हम डिस्कस कर रहे हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 92 हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु और अधातु दोनों के रूप में ही कार्य नहीं करता। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है इनमें से 3 ऐसे हैं। ठीक है, इन 4 ऑप्शन में से 3 ऐसे हैं जो कि धातु और अधातु दोनों रूप में कार्य करते हैं, पर एक ऐसा है जो कि ना ही धातु के रूप में कार्य करता है और ना ही अधातु के रूप में कार्य करता है, उसे हमें बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है बोरॉन, सेकंड है आर्सेनिक, थर्ड है बिस्मथ और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा जर्मेनियम। ठीक है, मतलब अगर हम यहाँ उपधातु की बात करें तो देखो बोरान उपधातु है, ठीक है, आर्सेनिक उपधातु है और जर्मेनियम उपधातु है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 93 नंबर का। ठीक है, 93 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा कि कूलाम का नियम क्या कहता है। ठीक है, जो कूलाम का नियम है वो क्या कहता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कि दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिणाम दोनों आवेशों के मात्रा के गुणनफल के साथ साथ उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सबसे पहले तो आपको कूलाम का नियम पता होना। तो कूलाम का नियम क्या होता है, तो F बराबर से होता है। ठीक है, F बराबर से होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि जो कूलाम का नियम है दो आवेशों के मध्य गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर है कि कूलाम का नियम होता है F प्रोपोर्शनल टू Q1 × Q2 दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती, और जो लगने वाला बल है इन दोनों आवेश की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर है, इसलिए मैंने दूसरा, तीसरा और चौथा नहीं पढ़ा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर चौथा यहाँ पर, यह 94 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है। ठीक है, मतलब इनमें से ऐसी कौन सी गैस है जो पानी को दूधिया बना देती है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा O2, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा O3, तीसरा ऑप्शन है CO2 और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर की जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वह पानी को दूधिया बना देती है। क्या कर देती है, दूधिया बना देती है, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड, कहने का मतलब कि जब चूने का पानी होता है हमारे पास, चूने का पानी क्या हो जाएगा, तो CaOH होल ट्वाइस, इसको चूने का पानी बोलेंगे। इसमें जब CO2 की क्रिया करते हैं, CO2 की क्रिया करते हैं तो ये रिएक्शन इधर होगी, मैं आगे इधर लिख रहा हूँ। तो बनता क्या है, CaCO3 बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और H2O बनता है। ठीक है, ये याद रखना है कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस का जब कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और पानी बनता है। ठीक है, और आपको याद रखना है कि निम्नलिखित में से कौन चूने का पानी को दूधिया कर देता है, तो कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा डॉबेराइनर ट्राइड का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो आपने अगर 9th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रखी होगी तो आपने डॉबेराइनर का त्रिक नियम पढ़ा होगा। और डॉबेराइनर का त्रिक नियम ये बताता है कि 3 धातु जब लेते हैं तो 3 धातुओं में से पहली और तीसरी धातु का जो औसत परमाणु द्रव्यमान होता है मध्य की धातु होती है, तो उनमें से कौन सा ट्राइड नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहाँ के 3-4 ट्राइड आपको बता रहा हूँ कि डॉबेराइनर का त्रिक नियम के किन किन जोड़ों पर काम करता है। तो पहला जोड़ा है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। दूसरे जोड़े की अगर हम बात करें तो देखो लिथियम का परमाणु द्रव्यमान और पोटेशियम परमाणु द्रव्यमान का अगर औसत निकालेंगे तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान आएगा। दूसरे ट्राइड की बात करें तो कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम। ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, ये भी इसमें भी डॉबेराइनर का त्रिक नियम काम करता है। थर्ड जोड़े की अगर हम बात करें तो तीसरा जोड़ा हो जाएगा यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और चौथे जोड़े की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा सल्फर। ठीक है, सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम। तो आपको ये चारों जोड़े याद रखना है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में ट्राइड काम करता है, मतलब डॉबेराइनर का त्रिक नियम काम करता है। दूसरा जोड़ा है कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम में काम करता है। तीसरा जोड़ा है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में डॉबेराइनर का त्रिक नियम काम करता है। और चौथा जोड़ा है सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम में काम करता है डॉबेराइनर का त्रिक नियम। तो अगर यहाँ पर आप देखोगे ऑप्शन में, ठीक है, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, जिसमें डॉबेराइनर का त्रिक नियम काम करता है। तो आपको याद रखना है। और डॉबेराइनर का त्रिक नियम दिया कब गया था, तो 1817 में डॉबेराइनर का त्रिक नियम दिया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और डॉबेराइनर का त्रिक नियम किस पर आधारित था, तो ये परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था, ये भी आपको याद रखना है। और ये पहला और तीसरे का परमाणु द्रव्यमान का औसत बीच का परमाणु द्रव्यमान होता है। क्वेश्चन नंबर 96 हो जाएगा कि खालिस्तान मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ठीक है, सॉरी, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो 4 ग्रंथियां यहाँ आपको दी है, शीर्ष ग्रंथि, सेकंड है अधिवृक्क ग्रंथि, थर्ड है पीयूष ग्रंथि और फोर्थ है यकृत। इनमें से ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। जो यकृत है वह अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो ये बाह्य स्रावित ग्रंथि है। कौन है, बाह्य स्रावित ग्रंथि है, कौन, यकृत। और यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, आपको याद रखना है। जो यकृत है वह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और यकृत का वजन की अगर हम बात करें तो 1.5 से 2 kg होता है। ठीक है, 1.5 से 2 kg होता है यकृत का वजन। और यकृत से ही क्या होता है, पित्र स्रावित होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और हम ये बोल सकते हैं कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि में कोई पाइप नहीं होता है, मतलब डायरेक्टली वो किसी अंग से जुड़ी होती है। परंतु जो बाह्य स्रावी ग्रंथि होती है वह एक पाइप के द्वारा, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि किसी अंग से डायरेक्ट जुड़ी नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर यकृत के बारे में इतनी चीजें आपको याद रखना है, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, यह बाह्य स्रावित ग्रंथि है। ठीक है, और पीयूष ग्रंथि आपको पता ही सबसे छोटी ग्रंथि होगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 हो जाएगा कि पौधे में वह कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तंतु उपयोग नहीं किया जाता। ठीक है, मतलब पौधों में वह कार्बोहाइड्रेट जिन्हें पौधों में वह कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता, उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि पौधा है। ठीक है, मान लो ये कोई एक पौधा हो गया और ये पौधा क्या होगा, भोजन बनाएगा, और ये जो भोजन बनाता है ये पौधा, ठीक है, ये पौधा हो गया। अगर ये भोजन बनाएगा और ये भोजन को तुरंत यूज नहीं करते हैं तो ये भोजन जब संग्रहित हो जाता है तो उस संग्रहित भोजन को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा। और क्वेश्चन नंबर, ये क्लास नंबर 6वीं का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर पहला है वसायुक्त अम्ल, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा एमिनो अम्ल, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा स्टार्च और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा वसा। ठीक है, तो कोई भी पौधे में जो संग्रहित भोजन होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो स्टार्च के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि पौधों में कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता उन्हें स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। ठीक है, और आपको और भी चीजें याद रखनी कि जो स्टार्च होता है वो पॉलीसेकेराइड होता है। ठीक है, 3 प्रकार के सेकेराइड पढ़े होंगे आपने, पहला होता है मोनोसेकेराइड, दूसरा होता है डाइसेकेराइड और थर्ड होता है क्या, पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो स्टार्च क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है, इसे पचने में बहुत समय लगता है। ठीक है, और पॉलीसेकेराइड जल में क्या होता है, अघुलनशील होता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो पॉलीसेकेराइड होता है मतलब स्टार्च, ये जल में घुलनशील है या नहीं, तो यह घुलनशील नहीं है। ठीक है, और हम ये बोल सकते हैं कि यह मुख्यतः पौधों में पाया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर जल अपघटन द्वारा ग्लूकोज में अपघटित होता है। मतलब जब आवश्यकता पड़ती है स्टार्च की तो ये क्या होता है, ग्लूकोज में अपघटित हो जाता है। ठीक है, और जो मनुष्य होते हैं उसमें स्टार्च किसके रूप में पाया जाता है, ये अगर आपसे पूछ ले कि जो मनुष्य है उसमें स्टार्च किस रूप में पाया जाता है, ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है, ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है मनुष्य के शरीर में। ठीक है,
और आगे अगर हम बात करें तो देखो जो पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है, पॉलीसेकेराइड होता है एक मंड, ठीक है, मंड, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और काइटिन, ठीक है। तो मंड ग्लाइकोजन, सेलुलोज और काइटिन ये सभी के सब क्या होते हैं, तो पॉलीसेकेराइड होते हैं। और जो हम ये बोल सकते हैं कि जो प्रोटीन है वो अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं, और टोटल कितने अमीनो अम्ल, तो 20, ठीक है। तो इस क्वेश्चन हमें यही बोला था कि पौधों में जो भोजन संग्रहित होता है वो किस रूप में होता है, तो स्टार्च के रूप में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा 98 के निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है, ठीक है। मतलब ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं और उनमें से ऐसा कौन सा जो आयनिक यौगिक का गुण नहीं है। 9th क्लास नंबर 9th का ये क्वेश्चन है, ठीक है, 9th क्लास का। पहला ऑप्शन हो जाएगा जल में घुलनशील और पेट्रोल में अघुलनशील। मतलब ऐसे कार्बनिक यौगिक निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक का गुण नहीं है, ये पूछा है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा जल में घुलनशील और पेट्रोल में अघुलनशील। सेकंड ऑप्शन है कम गलनांक और क्वथनांक। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा ठोस और मजबूत। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा उच्च गलनांक और क्वथनांक, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर कि कम गलनांक और क्वथनांक। तो आपको क्या याद रखना है, पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये देखो कि कोई भी अगर आयनिक यौगिक की हम बात करें, जैसे कि NaCl आपने सुना होगा, ये नमक होता है, ठीक है, इसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। तो NaCl ये एक आयनिक यौगिक है, और जो भी आयनिक यौगिक होते हैं वो उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक होते हैं। क्या होते हैं, उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक होते हैं। परंतु यहाँ पर हमसे पूछा है कि आयनिक यौगिक का गुण कौन सा नहीं है, तो कम गलनांक और कम क्वथनांक आयनिक यौगिक का गुण नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और आयनिक यौगिक जो होते हैं ध्रुवीय गोल में प्रायः घुलनशील होते हैं, ठीक है। आयनिक यौगिक है जैसे NaCl, ये ध्रुवीय यौगिक जो भी होते हैं, ठीक है, ध्रुवीय घोल जो होते हैं उनमें घुलनशील होते हैं। और हम ये बोल सकते हैं कि परावैद्युतांक स्थिरांक उच्च होता है कौन का, आयनिक यौगिकों का। ये सारी चीजें आपको याद रखना है। अगर आपने साइंस अच्छे से पढ़ा है तो आपको हर एक मेरी बात समझ में आ रही होगी। बाकी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कम से कम 2 बार लेक्चर देखो, आपको हर एक चीज याद भी होगी और चीजें समझ में भी आएगी। प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं से मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 99वां हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र, तप्त कंदराओं और अंटार्कटिका की बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान में भी निवास करते हैं। मतलब सिंपल सी बात ये बोली है कि विषाणु, जीवाणु, अमीबा और युगलिना, ठीक है, जो आपको यहाँ दिया है कि विषाणु, जीवाणु, अमीबा और युगलिना, इनमें से ऐसा कौन है जो कि गहरे समुद्र में, रक्त तप्त मतलब एक उच्च ताप पर, या बर्फ में, या फिर हम बोल सकते हैं वायुमंडल में, हर जगह अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो कौन जीवन यापन कर सकता है, विषाणु, जीवाणु, अमीबा या युगलिना। इस पूरे क्वेश्चन का यही मतलब है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, जो जीवाणु है, ठीक है। जीवाणु गर्म पानी में, कुंडों में, गहरे समुद्र में, ठीक है, और अंटार्कटिका बर्फ में जीवाणु जीवन यापन कर सकते हैं, ये हमें याद रखना है, ठीक है। और चीजें याद रखना है जीवाणु के बारे में कि जीवाणु जो हरित लवक रहित, ठीक है, जो जीवाणु होते हैं वो हरित लवक रहित एक कोशिकी या बहुकोशिकी प्रोकैरियोटिक सूक्ष्मजीव होते हैं। तो आपसे पूछ ले कि जीवाणु किस प्रकार के जीव होते हैं, तो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, ठीक है। और अगर हम जीवाणु के खोज की बात करें तो ये करा है ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है। जीवाणु की खोज किसने करी है, ल्यूवेनहॉक ने। और विषाणु की खोज की अगर हम बात करें तो कौन ने करी है, इवानोवस्की ने। तो विषाणु की खोज इवानोवस्की और जीवाणु की खोज करने कौन ने करी है, तो ल्यूवेनहॉक ने करी है। तो हमसे यही पूछा है कि ऐसा कौन सा जीव है जो कि हर जगह जीवन यापन कर सकता है, तो वो जीवाणु है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड है यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ 100वां हो जाएगा कि स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, प्रकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहले एक बार क्वेश्चन देखो कि स्थायी ऊतक का निर्माण जब होता है तो आपको ये पता होना कि स्थायी ऊतक किसे कहते हैं, ठीक है। तो आपने पढ़ रखा होगा जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम पढ़ रखा होगा। तो जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, स्थायी ऊतक होते हैं, ठीक है, के निर्माण में एक स्थायी संरचना, आकार और प्रक्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है विभेदन, सेकंड है एकीकरण, थर्ड है विचरण और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा खटिककरण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर विभेदन। हम ये बोल सकते हैं कि स्थायी ऊतक के निर्माण के लिए स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है, ठीक है। और ये हो सकता है कि ऊतक का अंतर कोशिकी पदार्थ जो होता है मैट्रिक्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101वां कि निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती है, ठीक है। मतलब ये जो 4 ऊतक दे रखे हैं, निम्नलिखित में से किन ऊतकों की कोशिकाएं क्या होती है, जीवित होती है, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से
स्थूल होती है। ठीक है, मतलब ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं, ऐसा कौन सा ऊतक है जिनकी कोशिकाएं जीवित तो होती है पर साथ में लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है। तो क्लास नंबर 9th का, ठीक है, 9th क्लास का ये क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा पेरेनकाइमा, सेकंड है स्क्लेरेनकाइमा, थर्ड है एरेनकाइमा और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा कोलेनकाइमा। ठीक है, तो 101 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर की जो ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती है, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूलित होती है, कौन की, कोलेनकाइमा की। ठीक है, और आपको ये याद रखना है कि ऊतकों का जो अध्ययन होता है, ठीक है, जो ऊतकों का अध्ययन होता है तो ऊतकों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, तो हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, हिस्टोलॉजी कहा जाता है। और हम ये बोल सकते हैं कि जो भी ऊतक होते हैं वो 4 प्रकार की एपिथेलियम से मिलकर बने होते हैं। कितने, 4 प्रकार की एपिथेलियम से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और हम अस्थि ऊतक की बात करें, अस्थि ऊतक के जो कोशिका होती है वो ऑस्टियोब्लास्ट होती है। अस्थि मतलब जो हड्डी के जो ऊतक होते हैं वो कौन किससे मिलकर बने होते हैं, तो ऑस्टियोब्लास्ट से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और जो हड्डी के जो ऊतक होते हैं उनमें होता क्या है, तो कैल्शियम और फास्फोरस होता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102 नंबर के निम्नलिखित में से कौन से भौतिक विदों ने उत्प्लावक बल के अस्तित्व की व्याख्या की। मतलब सिंपल सी बात है कि ऐसा कौन सा वैज्ञानिक है जिन्होंने उत्प्लावक बल दिया है। ठीक है, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो पहला ऑप्शन है आर्किमिडीज, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा ब्लेस पास्कल, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा चार्ल्स अगस्टीन डी कुलूम्ब और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आइजैक न्यूटन। ठीक है, तो 102 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट आंसर की जो आर्किमिडीज थे, तो आर्किमिडीज ने उत्प्लावक बल के अस्तित्व की व्याख्या की है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, और आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है, ये इसे आप याद रख लो, सुन लेना कि आर्किमिडीज का सिद्धांत यह बताता है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में पूरी तरह या आंशिक रूप से डूबी होती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। ठीक है, मतलब कोई जब वस्तु पानी में जब इसे पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से डूबी होती है तो इसमें क्या होता है, भार के कमी में आभास होता है, और भार की कमी वस्तु द्वारा लगाए गए द्रव्य के भार के बराबर होती है। ठीक है, मतलब हम ये वस्तु जो भार में कमी होती है वस्तु द्वारा हटाए गए जो द्रव्य है उसके भार के बराबर होती है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सतही घटना है। ठीक है, मतलब ऐसी कौन सी घटना है जो कि सतह पर होती है, सतही घटना है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा ये क्या है, उपलना, वैसे उबलना होगा ये, है ना। और सेकंड ऑप्शन है पिघलना, थर्ड ऑप्शन है वाष्पीकरण और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा जमना। ठीक है, तो 103 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर की जो वाष्पीकरण होता है। ठीक है, जो वाष्पीकरण होता है यह क्या होती है, एक सतही घटना होती है। और आपको याद रखना है कि जो जो वाष्पीकरण है ये क्या है, एक सतही घटना है, और वाष्पीकरण की दर को जो मापते हैं जिस मीटर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलेगा कि वाष्पीकरण के दर को जिस मीटर से मापा जाता है उसे बोलते हैं गैनोग पोटोमीटर। ठीक है, क्या बोलते हैं, मैं 1 मिनट नाम लिख देता हूँ यहाँ, गैनोग पोटोमीटर, मीटर। ठीक है, मतलब ये याद रखना है कि गैनोग पोटोमीटर से क्या नापा जाता है, तो वाष्पीकरण की दर मापी जाती है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा 104 की अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब अपच मीन्स होता है जब खाना नहीं पचता है तो उसके इलाज के लिए किसका यूज किया जाता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सल्फा दवा, सेकंड हो जाएगा एंटीहिस्टामिन का, थर्ड ऑप्शन है एंटीबायोटिक और फोर्थ ऑप्शन है एंटासिड। ठीक है, तो जब खाना नहीं पचता तो हम किसका यूज करते हैं, तो एंटासिड का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, और ये आपको याद रखना है कि जो एंटासिड होती है, ठीक है, एंटासिड में कौन सी दवाई का हम यूज करते हैं, तो इसमें यूज करते हैं हम टेरामाइसिन और टेट्रासाइक्लिन का। ठीक है, और ये हो जाएगा एंटीबायोटिक है, जो मैंने नाम बताया है टेरामाइसिन और टेट्रासाइक्लिन, ये एंटीबायोटिक होगी। ठीक है, और आपको ये याद रखना है कि आपच के इलाज के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो एंटासिड का यूज करते हैं। जो इनो वगैरह पीते हैं उनकी बात यहाँ पर हो रही है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा 105 नंबर का कि किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। ठीक है, मतलब वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है किसके कारण, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा घर्षण, सेकंड है समय, थर्ड है गति और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा स्थिति। ठीक है, तो जब गति में वृद्धि होती है तब किस में होती है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। और गतिज ऊर्जा का समीकरण होता है तो क्या होता है, ke बराबर से होता है 1/2 mv²। ये गतिज ऊर्जा का क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 हो जाएगा कि सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, मतलब सोडियम कार्बोनेट मतलब NaCO3
सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब किसके HCl से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी है। जब मतलब सोडियम कार्बोनेट में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, ये हमसे पूछा है। ठीक है, पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा क्लोरीन, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जब सोडियम कार्बोनेट और HCl की क्रिया कराते हैं तो बनता क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 107 हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और मैक्सिमम रिपीट होते वाला ऐसा क्वेश्चन है जो मैक्सिमम रिपीट होता है। हो सकता है आपने नहीं पढ़ा हो कि बेंजीन में अल्फा और सॉरी यहाँ पर ये अल्फा नहीं है, ये सिग्मा आएगा ना, कि जो बेंजीन होते हैं इसमें सिग्मा और पाई। ठीक है, सिग्मा और पाई आबंध की संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना कि बेंजीन रिंग कैसी होती है। तो इस प्रकार की रिंग के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये है एक बेंजीन रिंग, ठीक है, ये ऐसी और ऐसी। इसमें ऐसे कितने बंध है जो कि सिग्मा बंध है और ऐसे कितने हैं जो पाई बंध है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जहां पर सिंगल बॉन्ड होता है वहां पर सिग्मा बंध बनता है, पर जहां पर डबल बॉन्ड होता है यहाँ पर पाई बंध बनता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखो सिंगल बॉन्ड आपको कितने दिख रहे हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि देखो ये 1 2 3 4 5 6 हो गए, यहाँ पर 7वां, यहाँ 8वां 9वां 10वां 11 और 12। तो इसमें 12 होंगे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितने बनेंगे, तो देखो डबल डबल यहाँ कितने बने हैं, एक यहाँ पर, ये दूसरा और ये तीसरा, मतलब 3 डबल बॉन्ड बने हैं। तो पाई की संख्या कितनी होगी, 3। तो आपको याद रखने की एक बेंजीन रिंग जो होती है, ठीक है, बेंजीन रिंग फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 होता है बेंजीन का फॉर्मूला। तो बेंजीन रिंग में हमेशा जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो 12 होते हैं और पाई बॉन्ड कितने होते हैं, 3 होते हैं। अगर जो लोग केमिस्ट्री बैकग्राउंड से होंगे और जिनको केमिस्ट्री की भाषा समझती होगी, आप ये सारा एक्सप्लेनेशन भी समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 108वां कि अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है। ठीक है, मतलब अमीबा में एक अलैंगिक प्रजनन होता है वो तो ठीक है, पर किस प्रकार का होता है वो हमसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर हमें दे रखा है कि बीजाणु गठन, सेकंड ऑप्शन है बाइनरी विखंडन, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा वनस्पतिक वंश वृद्धि और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा बडिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड है यहाँ पर राइट आंसर की जो अमीबा में अलैंगिक प्रजनन होता है किस प्रकार का, तो बाइनरी विखंडन प्रकार का क्या होता है, प्रजनन होता है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि अमीबा में बाइनरी विखंडन प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है। और अमीबा का अर्थ क्या होता है ये बताना, तो अमीबा का अर्थ होता है बदलना और इसका वैज्ञानिक नाम होता है, अमीबा का वैज्ञानिक नाम अमीबा प्रोटियस। ठीक है, अमीबा का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो अमीबा प्रोटियस होता है और अमीबा प्रोटोजोआ संघ का है। ठीक है, प्रोटोजोआ संघ की अगर हम बात करें तो प्रोटोजोआ संघ से संबंधित है कौन, तो अमीबा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जो प्रोटोजोआ संघ होते हैं इन, ठीक है, प्रोटोजोआ संघ के जंतु एक केंद्रीय और बहुकेंद्रीय होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109 नंबर का यहाँ पर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि SnCl2 + 2HgCl2। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि 3 क्लोराइड यहाँ पर SnCl2 + 2HgCl2। ठीक है, और इधर बना क्या है उत्पाद, तो Hg2Cl2 + SnCl4 ये जो बना है। ठीक है, इस अभिक्रिया में हुआ क्या है, तो पहला ऑप्शन है HgCl2 का ऑक्सीकरण हो जाता है, सेकंड ऑप्शन है SnCl2 का ऑक्सीकरण होता है, थर्ड ऑप्शन है Hg2Cl2 का ऑक्सीकरण होता है और फोर्थ ऑप्शन है SnCl2 का अपचयन होता है। ये हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जब माइनस चार्ज की वृद्धि होती है तो उसे ऑक्सीकरण बोलते हैं और माइनस चार्ज की कमी होती है तो उसे अपचयन बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, ठीक है, अगर यहाँ आप देखोगे तो देखो Sn में पहले Cl कितने थे, Sn में Cl थे 2, अब Sn में Cl कितने हो गए हैं, 4 हो गए। तो हम ये बोल सकते हैं कि SnCl2 का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है राइट आंसर। अगर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया आप 10th क्लास की पुस्तक पढ़ोगे, अभिक्रिया वाला चैप्टर नंबर 3, तो आपको ये सारी चीजें पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110वां कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पादक कौन से होते हैं। ठीक है, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो सबसे पहले तो आपको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पता होना चाहिए कि ये पौधों में होती है, जिससे वो पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पाद कहने का मतलब जो बनता है वो क्या क्या बनता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन, सेकंड ऑप्शन है ग्लूकोज और ऑक्सीजन, थर्ड ऑप्शन है स्टार्च और ऑक्सीजन, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा स्टार्च, जल और ऑक्सीजन। ठीक है, तो देखो क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हमेशा और हमेशा क्या बनता है, तो ग्लूकोज बनता है, जल बनता है और ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, मैं चाहो तो इसकी रिएक्शन लिख देता हूँ, 6CO2 + 12, ठीक है, 12H2O जब क्रिया करेंगे तो बनेगा ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज मतलब C6H12
O6, ये काय का फॉर्मूला है, ग्लूकोज का, और बनेगा पानी, तो 6H2O ये पानी का फॉर्मूला हो जाएगा, और ऑक्सीजन बनेगी तो 6O2। तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल की अभिक्रिया होती है और साथ में क्या होता है, प्रकाश होता है और क्लोरोफिल होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश और क्लोरोफिल क्रिया करके क्या बनाते हैं, तो ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या क्या उत्पाद बनते हैं, तो ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन बनता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 111 कि हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोष में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। जो हीरा होता है उसके बाहरी कोष में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है 0, सेकंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 4 और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर राइट आंसर कि आपने देखा होगा हीरा प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, किसी के साथ भी क्रिया नहीं करता, इसलिए इसके बाहरी कोष में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 112 कि यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति 2+2D है तो यह क्या है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि +2D का मतलब होता है 2 डायोप्टर। हम ये बोल सकते हैं कि लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है, ठीक है, उसको क्या होती है, उसकी यूनिट डायोप्टर होती है। और कोई सुधारात्मक लेंस है और उसकी शक्ति कितनी है, 2D है। ठीक है, तो वो कौन सा लेंस होगा। तो पहला ऑप्शन है उत्तल लेंस, सेकंड है अवतल लेंस, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा उत्तल दर्पण और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा अवतल दर्पण। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा राइट आंसर की उत्तल लेंस। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब भी अगर आपको इस प्रकार से लिखा रहे प्लस का डी अगर आया तो ये उत्तल लेंस को रिप्रेजेंट करता है, और माइनस का डी आया तो किसको रिप्रेजेंट करता है, अवतल लेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला है वो आया कहाँ से, तो हम ये बोल सकते हैं कि डी बराबर से होता है 1/f। ठीक है, डी बराबर से 1/f क्या होता है, मीटर होता है, ये फॉर्मूला होता है। और डी का मतलब यहाँ डायोप्टर है और एफ का मतलब क्या है, फोकस दूरी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि प्लस मतलब क्या होगा, उत्तल लेंस, और माइनस मतलब क्या होगा, अवतल लेंस होगा। ठीक है, और लेंस ये होता है उत्तल लेंस इस प्रकार का और अवतल लेंस कुछ इस प्रकार का बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113 कि निम्नलिखित वाक्य, ठीक है, निम्नलिखित वाक्य को सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प से पूरा करें। ठीक है, तो देखो ये वाक्य है कि एक मिनट कि सौर ऊर्जा खालिस्तान पवन ऊर्जा की तुलना में अधिक शक्ति उत्पन्न करती है। मतलब सिंपल सा ये बोला गया है कि जो सौर ऊर्जा है वो किसकी तुलना में पवन ऊर्जा से अधिक शक्ति उत्पन्न करती है। ठीक है, कब, तो कभी कभी, कभी नहीं, हमेशा या अक्सर। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो सौर ऊर्जा है, ठीक है, जो सौर ऊर्जा है वो कभी कभी पवन ऊर्जा की तुलना में अधिक शक्ति या अधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। हम इतना जानते हैं कि सौर ऊर्जा हमेशा एक जैसी नहीं मिलती, बरसात में सौर ऊर्जा कम मिलती है। ठीक है, और पवन ऊर्जा की तुलना में कभी कभी अधिक शक्ति उत्पन्न करती है, कब, वो भी गर्मियों के दिनों में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 114 कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस नोबल गैस है। और बहुत सिंपल क्वेश्चनों में से एक है। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस नहीं है। तो पहला ऑप्शन है रेडॉन, सेकंड है क्रिप्टॉन, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन है जीनॉन और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है वह नोबल गैस नहीं। और नोबल गैस क्या होती है, तो नोबल गैस होती है हीलियम, नियॉन, ठीक है, सॉरी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन और रेडॉन, Rn। ठीक है, तो ये होती है कौन सी, 6 की 6 नोबल गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। तो हमसे पूछा था कौन सी नोबल गैस नहीं है, तो हाइड्रोजन होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 115। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी कि क्रॉस परागकण, ठीक है, क्रॉस परागकण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागकण के कारक नहीं है। ठीक है, जब क्रॉस परागकण होता है इसका मतलब क्या है, मैं ये बता देता हूं कि जब दो पौधे पास पास में लगे होते हैं, सपोज ये एक पहला पौधा लगा होता है, इसके बाद आप आंसर देना ज़्यादा अच्छा होगा, और एक ये पौधा लगा हुआ है। ठीक है, तो परागकण मतलब होता है कि जो परागकण हम ये बोल सकते हैं कि उड़कर, यहाँ के परागकण उड़कर जब इसमें जाएंगे तो निषेचन की क्रिया होगी। ठीक है, और परागण की क्रिया का मतलब निषेचन की क्रिया होना और उसके बाद एक फल या फूल बनता है। ठीक है, तो क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारक नहीं है। मतलब यहाँ से पराग कोष को यहाँ तक ले जाने के लिए परागण जो होते हैं कोष होते हैं, ठीक है, पराग कोष, उनको यहाँ तक ले जाने के लिए कौन कारक नहीं है। तो पहला ऑप्शन है जल, सेकंड है जानवर, थर्ड ऑप्शन है वायु और फोर्थ ऑप्शन है पौधे। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ है यहाँ पर राइट आंसर कि यहाँ के परागण कभी भी यहाँ पर डायरेक्ट नहीं जाते, या तो वह जल के माध्यम से जाते हैं, जानवर के माध्यम से या वायु के माध्यम से जानते हैं। और एक कक्षा 6वीं का क्वेश्चन है ना, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, परंतु यही होता है कि आपको पढ़ा है या नहीं। और चीज़ें याद रखना है कि क्रॉस परागण जल के माध्यम से होता है, जानवर से होता है और वायु से होता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जब घोंगे के माध्यम से, ठीक है, घोंगे के माध्यम से परागकण एक स्थान से दूसरी स्थान पर जाते हैं तो इसे कहा जाता है मेलेकोफिल्स। ठीक है, मेलेकोफिलस कहते हैं। घोंगे के माध्यम से जब परागण की क्रिया होती है तो उसको बोलते हैं मेलेकोफिलस कहते हैं। और जब
चमगादड़ के माध्यम से अगर परागण की क्रिया होती तो इसको बोलते हैं चिसेप्टोफिल्स। ठीक है, क्या कहते हैं? चिसेप्टोफिल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 116 हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा डॉबेराइनर त्रिक का तीसरा सदस्य है। ठीक है, मतलब डॉबेराइनर का त्रिक नियम हमने अभी कुछ देर पहले देखा, तो उसमें से ऐसा कौन सा जो त्रिक का सदस्य है जिसमें लिथियम सोडियम शामिल है। तो हम इतना जानते हैं कि पहला लिथियम है, फिर सोडियम है, तो फिर बाद में क्या आएगा? पोटेशियम आएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। हमने पढ़ा है कि डॉबेराइनर के त्रिक नियम के टोटल 4 जोड़े बने थे और ये पहला जोड़ा था। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसमें लिथियम दिया है, सोडियम दिया है, तो तीसरा तत्व क्या होगा? तो पोटेशियम होगा। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, परंतु आपको पता होना तो सिंपल है, अदरवाइज ये टफ होगा। और ये क्लास 10th का क्वेश्चन है कि विद्युत रोधी के प्रतिरोधकता कितनी होती है। ठीक है, जो विद्युत रोधी होते हैं मतलब जिसमें विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रभावित नहीं हो सकती, तो उसकी प्रतिरोधकता कितनी होती है। तो पहला ऑप्शन है 10⁶ ओम मीटर से 10⁸ ओम मीटर। सेकंड ऑप्शन है 10⁻⁻12 मीटर से 10⁻⁻17 मीटर। और थर्ड ऑप्शन है 10⁻⁸ मीटर से 10⁻⁻6 मीटर। और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर 10⁻12 मीटर से, सॉरी देखो ये प्लस में होगा, है ना, यहाँ प्लस है, 10⁻+12 मीटर से 10⁻⁻17 मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि विद्युत रोधी की जो प्रतिरोधकता होती है वो 10⁻12 ओम मीटर से 10⁻17 ओम मीटर तक होती है। ठीक है, और हम ये बोल सकते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोधकता का जो ऐसा ही मात्रक होता है ओम मीटर होता है। और यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध की ही बात हुई थी। क्वेश्चन नंबर 118 हो जाएगा कि एक वक्रीय दर्पण, ठीक है, एक वक्रीय दर्पण इस प्रकार का होता है जिसमें परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्री हो, उसे क्या कहा जाता है। मतलब ये एक वक्री दर्पण हो गया और यहाँ से प्रकाश टकराकर इस प्रकार से वापस आता है, तो इसको हम कौन सा दर्पण बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण, सेकंड ऑप्शन है समतल अवतल दर्पण, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा समतल दर्पण और फोर्थ ऑप्शन है उत्तल दर्पण। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण होता है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है क्लास 10th का। ठीक है, और अवतल दर्पण को एक और नाम से जाना जाता है, अभिसारी दर्पण के नाम से। क्वेश्चन नंबर 19वां यहाँ पर हो जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि युग्मनक संलयन, ठीक है, युग्मनक संलयन को किसके रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, युग्मनक संलयन को किसके रूप में परिभाषित किया गया है। तो पहला ऑप्शन है सहकोशिकीय के साथ शुक्राणुओं में से एक का संलयन, सेकंड ऑप्शन है एक शुक्राणु के विखंडन, थर्ड ऑप्शन है अंडे के साथ शुक्राणुओं में एक का संलयन, और फोर्थ ऑप्शन है एक अंडे के विखंडन। और ये मैंने शायद 15वां या 16वां क्वेश्चन जो था स्टार्टिंग में वहाँ ये करवाया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर की युग्मनक संलयन को अंडे के साथ शुक्राणुओं में से एक का संलयन रूप से में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20वां यहाँ पे 120वां हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, जो 4 कथन दिए इनमें से कौन सा गलत है। तो पहला ऑप्शन है पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, सेकंड ऑप्शन है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, थर्ड ऑप्शन है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, फोर्थ ऑप्शन है पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, तो देखो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर की बोला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो पहला गलत हो जाएगा पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, परंतु ये क्लास 6 में लिखा है कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील अवस्था में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ गलत है और यही होगा राइट आंसर, क्योंकि हमसे गलत पूछा था। पर पदार्थ के कणों में आकर्षण बल होता है, बिल्कुल सही है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये भी सही है। और पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, ये भी सही है। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।